प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। जिन शब्दों या पदों का रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है, अर्थात जिनमें विकार आ जाता है, तो उनको विद्यार्थियों हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द जो होते हैं उसके भेद होते हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ, जो कि व्यावहारिक व्याकरण का टॉपिक है, क्रिया के नाम से, अर्थात वर्ब। तो इसका जो संक्षिप्त परिचय है, जो आपके पाठ्यक्रम की स्थिति को स्पष्ट करता है। तो आइए विद्यार्थियों, क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शाब्दिक अर्थ को जब देखते हैं तो क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थियों, वो करना होता है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है करना, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। और संस्कृत भाषा में क्रिया रूप को धातु कहते हैं, अर्थात जो मूल शब्द होता है, मूल रूप होता है क्रिया का, वह क्या होती है, धातु कहलाती है। परिभाषा के रूप में यदि क्रिया को विद्यार्थियों में व्यक्त करें तो वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, तो उसे क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। इसी कारण क्रिया का जो निर्माण होता है वो किस स्थिति से होता है, किस तरह से क्रिया बनती है, तो इस प्रकार से इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि क्रिया का निर्माण धातु से होता है। क्रिया को क्रिया का जो मूल रूप है उसको धातु कहते हैं। जिस प्रकार से आपको धातु दे दी जाए, उनसे क्रिया बनवाई जाए कि इस धातु से कौन सी क्रिया बनेगी, तो बहुत ही सिंपल है। इसलिए आप देखते हैं 2-3 उदाहरण, जैसे है खा धातु है और खा धातु से क्रिया बनेगी खाना। पी धातु है, पी धातु से क्रिया बनेगी पीना। इसी प्रकार से पढ़ धातु पढ़ना, बुझ धातु बुझना, टूट धातु टूटना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, क्रिया के मूल में धातु हुआ करती है, और धातु को जो आगे बढ़ाते हैं तो क्रिया की निष्पत्ति होती है, क्रिया हमें बनती हुई दिखती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, धातु और क्रिया में संबंध है, और मूल रूप में क्रिया को धातु ही कहा जाता है, जो कि संस्कृत की एक विचारधारा है। तो आइए विद्यार्थियों, इसका जो सामान्य परिचय है वो देखते हैं। हिंदी के जितने भी क्रिया शब्द हैं उनके अंत में ना प्रत्यय जुड़ा रहता है, ना लगा रहता है, जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, झगड़ना, प्यार करना, देखना, सोना, ये सभी जो हैं ना से जुड़ी हुई वो क्रियाओं के ही उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है क्रिया के इस टॉपिक के अंतर्गत, वो यह आती है कि क्रिया के भेद, यानी कि क्रिया का जो वर्गीकरण है, विभेदीकरण है, वो किस प्रकार से किया जाता है, किस किस प्रकार से क्रिया के भेद होते हैं, वो यहाँ हम समझें। तो विद्यार्थियों, 3 प्रकार से क्रिया के भेद निश्चित किए जाते हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है काल के आधार पर, और तीसरा है रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। 3 भेद पढ़े। पहला है कर्म के आधार पर भेद, दूसरा है काल के आधार पर भेद, और तीसरा है रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। विद्यार्थियों, संक्षिप्त रूप में देखते हैं तो क्रिया के कर्म के आधार पर जो पहला रूप है वो है कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये आप पहले ही छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। तो उसी व्यावहारिक ज्ञान को मजबूत करने के लिए हम देखते हैं कि जो कर्म के आधार पर क्रिया होती है वह 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। आगे जब चलते हैं तो सकर्मक क्रिया के भी 2 रूप हो जाते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, जिसमें एक कर्म होता है, यानी कि कर्म की अनिवार्यता होती है। जो कर्म के आधार पर क्रिया होती है सकर्मक, उसमें कर्म होना निश्चित है, लेकिन यदि एक कर्म है तो एक कर्मक क्रिया होगी, और द्विकर्मक है तो द्विकर्मक क्रिया होगी। इसको आगे बढ़ाते हुए यदि काल के आधार पर हम क्रिया के भेद करते हैं तो 3 जो काल होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, इसी प्रकार से जो भेद हैं वो निश्चित किए गए हैं। तो एक है भूतकालिक क्रिया, दूसरी है वर्तमान कालिक क्रिया, और तीसरे है भविष्यत क्रिया। तो
यहाँ ये काल के आधार पर 3 भेद हुए। आगे जब बढ़ते हैं तो रचना या प्रयोग के आधार पर भी क्रिया के 5-6 भेद हमको मिलते हैं। कहीं कहीं 5 मिलते हैं, कहीं 6 मिलते हैं, जैसे जैसे क्रिया बनती है। तो रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद भी हैं, जिनमें सबसे पहले आती है संयुक्त क्रिया, उसके बाद में आती है नाम धातु क्रिया, तीसरे नंबर पर आती है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी आती है पूर्वकालिक क्रिया और 5वीं कृदंत क्रिया भी होती है, और जो प्रमुख रूप से होती है वो अज्ञार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ हम 5 भेदों का ही वर्णन करने वाले हैं जो रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद माने जाते हैं। उसमें संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अज्ञार्थक क्रिया के बारे में आज हम वर्णन पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों आइए, कर्म के आधार पर जो भेद बताए गए थे उनमें पहला भेद सकर्मक क्रिया को लेकर के है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, यानी कि जो क्रिया कर्म को साथ लेकर के चलती है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है सकर्मक से ही, जिसमें कर्म में से लगा हुआ है, यानी कि कर्मक सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, अर्थात जिस क्रिया के साथ में कर्म होना अति आवश्यक है, जिस क्रिया के साथ में कर्म होता है वह, अर्थात कहने का है कि जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना और जो वाक्य का जो संपूर्ण भाव है वो अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं होता है। वाक्य का जो भाव स्पष्ट होना चाहिए स्पष्ट रूप से, वो उस कर्म के बिना स्पष्ट नहीं होता है। तो ये परिभाषा है सकर्मक क्रिया की कि जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है और कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। परिभाषा के रूप में यदि इसको हम स्पष्ट करें, लिखने के हिसाब से देखते हैं तो जिस क्रिया का फल, अब यहाँ देखना है कि सकर्मक है, कर्म पर फल पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। रिक्त स्थान वाले प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं कि सकर्मक क्रिया में क्रिया का जो फल पड़ता है वो किस पर पड़ता है। तो आप सकर्मक है तो कर्म के साथ है तो कर्म पर ही पड़ेगा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे सकर्मक क्रिया की कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर, कर्ता को यहाँ छोड़ देते हैं, उसका प्रभाव जो है, उसका फल जो है वो कर्ता पर नहीं पड़ता सकर्मक में, तो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, यानी कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े कर्ता पर नहीं पड़े, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, बच्चा चित्र बना रहा है, बच्चा चित्र बना रहा है, यहाँ कर्ता है बच्चा, यहाँ जो क्रिया है वो बना रहा है, बनाना है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो फल है वो सीधे सीधे चित्र पर पड़ रहा है और चित्र पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर और कर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो कर्म आवश्यक है सकर्मक क्रिया में, और जो प्रभाव है क्रिया का वो किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण है, गीता सितार बजा रही है। अब यहाँ पर बजाना जो क्रिया है वो उसका जो सीधा सीधा प्रभाव है वो सितार पर पड़ता है। क्या बजा रही है, यहाँ क्या का हम सवाल पूछेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से हमें जो निकल करके उत्तर आता है वो सकर्मक क्रिया के रूप में आ जाता है। अब यहाँ विभेदों के अनुसार हम देखते हैं कि एक कर्मक और द्विकर्मक। सबसे पहले तो पहचान आपको विद्यार्थियों ये रखनी है कि कोई क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, उसकी पहचान हम क्या करें। तो विद्यार्थियों आपको 2 प्रकार के प्रश्न उस वाक्य से लगा करके प्रश्न सूचक शब्दों से देखने हैं कि क्या और किसको। इस प्रकार से यदि जवाब मिल जाता है, जैसे पहले आपने पढ़े थे बच्चा क्या बना रहा है, तो आपको उत्तर आया चित्र, तो यहाँ कर्म है चित्र, इसलिए ये कर्म से युक्त क्रिया है अर्थात सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से गीता सितार बजा रही है, क्या बजा रही है, वह अध्यापक छात्रों को पीट रहा है या अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है, तो किसको पढ़ा रहा है, तो किसको का जवाब आया छात्रों को, तो यहाँ भी कर्म आता है। तो यहाँ क्या और किसको का प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है, और यदि उत्तर में सही स्थिति आ जाती है तो वहाँ कर्म मिल जाता है, और कर्म मिलने पर क्रिया कैसी होती है विद्यार्थियों, सकर्मक क्रिया बन जाती है। यहाँ विभेदों के अंतर्गत सकर्मक क्रिया के एक कर्मक और द्विकर्मक भेद होते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक कर्म प्रयुक्त होता है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक कर्म प्रयुक्त होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ कविता पढ़ रही है,
माँ क्या पढ़ रही है? कविता। एक कर्म है यहाँ पर, मैंने आज केले खरीदे, मैंने आज केले खरीदे। तो क्या खरीदे? केले। तो यहाँ पर एक कर्म यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ जो क्रिया होगी वो एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। दूसरा जो भेद होता है द्विकर्मक क्रिया, इसमें जिस क्रिया के साथ प्राय दो कर्म हुआ करते हैं और उसकी स्थिति भी ऐसी होती है, एक कर्म होगा सजीव और एक होगा निर्जीव, प्राय ऐसी स्थिति मिला करती है। तो जिस क्रिया के साथ प्राय दो कर्म होते हैं, एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म, तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है। अर्थात सीधे रूप में कहें तो जहाँ जिस क्रिया के साथ में दो कर्म पाए जाते हैं तो द्विकर्मक क्रिया होती है। देखिए, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो यहाँ जो कर्म हमको देखने हैं वो दो प्रयुक्त हो रहे हैं। तो छात्रों को किसको सिखा रहे हैं, छात्रों को किसको का जवाब मिला और क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो क्या और किसको, दोनों का जवाब मिला है यहाँ पर हमको। और जब दोनों का जवाब मिलता है एक साथ तो दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया दिखाई देती है। विद्यार्थियों, सकर्मक क्रिया के दो भेद पढ़े, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब आते हैं विद्यार्थियों अकर्मक क्रिया पर। तो जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का संपूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। जहाँ किसी वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती क्रिया को, और बिना कर्म के प्रयोग के द्वारा ही जो वाक्य है उसका जो भाव है वो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया मानी जाती है। ऐसे कह सकते हैं परिभाषा के रूप में, जिस वाक्य में क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ करके किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। यहाँ अकर्मक में क्रिया का जो फल है विद्यार्थियों वो कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक में किस पर पड़ता है? क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कर्म होता ही नहीं है, क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता, अर्थात इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा गाती है, बच्चा रो रहा है, यहाँ कर्म आपको दिखाई नहीं देगा। आप ऐसे नहीं पूछेंगे बच्चा क्या नहीं कर रहा है, ऐसे पूछने का नहीं है, केवल ये पूछेंगे आशा गाती है। अब इसमें नहीं आएगा क्या गाती है, केवल गाने से आशा गाती है। इसी प्रकार से जो भाव है स्पष्ट हो रहा है, किसके बिना स्पष्ट हो रहा है? क्रिया के बिना स्पष्ट हो रहा है भाव। तो यहाँ पर क्या किसको का जवाब नहीं मिल रहा है, अर्थात वो सही तरह से वो प्रश्न प्रयुक्त नहीं हो रहा है, और यहाँ बिना कर्म के ही और वाक्य का जो भाव है वो स्पष्ट हो रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया यहाँ पर देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों, यहाँ दोनों भेद हो चुके हैं, जो कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद थे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आते हैं विद्यार्थियों काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो यहाँ जो सबसे पहले लेते हैं विद्यार्थियों भूतकालिक क्रिया, जो कार्य पहले हो चुका है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य को संपन्न करने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, अर्थात कार्य संपन्न हो चुका है। जैसे कि उदाहरण के रूप में उसने बहुत सुंदर गीत गाया, अब वो गीत गाया जा चुका है, जो कार्य जो संपन्न है वो पहले ही हो चुका है, इसलिए यहाँ पर भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। वह विदेश चला गया, यानी कि जाने का जो कार्य वो हो चुका है भूतकाल में। दूसरा जो भेद आता है विद्यार्थी भूतकालिक क्रिया के बाद में वर्तमान कालिक क्रिया आती है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो रहा है कि कार्य संपन्न हो रहा है, अर्थात कार्य हो रहा है, ये वर्तमान जो समय है उसमें उस कार्य की निष्पत्ति या प्रोग्रेस में प्रगति हो रही है, यानी कि कार्य हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं जैसे गीता हॉकी खेल रही है, अभी वो खेलने का कार्य वो जारी है। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ने का जो कार्य है वो जारी है। तीसरा जो रूप देते हैं भूतकालिक वर्तमान कालिक के बाद में जो तीसरा रूप होता है काल के आधार पर क्रिया का विद्यार्थियों, वह होता है भविष्यत कालिक क्रिया, यानी कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है कि कोई जो कार्य होगा वो आने वाले समय में होने वाला है, भविष्य में वह कार्य होने वाला है, इसलिए वहाँ पर भविष्यत जो क्रिया होती है, भविष्यकालिक जो क्रिया है, भविष्यतकालिक क्रिया है, वो यहाँ दिखाई देती है। जैसे कि गार की छुट्टियों में गोवा जाएगी, तो जाएगी, आने वाला जो कार्य है क्रिया कब संपन्न होगी? भविष्यकाल में संपन्न होगी,
इसलिए यहाँ भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। पुलक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेगा। अब वो आने वाले समय में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, इसलिए ये भविष्यकालिक क्रिया होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक पढ़ा हमने, काल के आधार पर भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्यत कालिक क्रिया पढ़ी। इसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं रचना, संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। रचना, संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद जो पढ़ने वाले हैं वो हमने 5 भेद आपको बताए थे, जो संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और अज्ञार्थक क्रिया के रूप में होते हैं। यहाँ पहला जो रूप देखते हैं उस रचना, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, उनमें पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के बारे में देखते हैं, जैसा कि नाम से विद्यार्थी स्पष्ट है, संयुक्त क्रिया यानी कि मिल करके कई क्रियाएं वाक्यों में होती हैं, अर्थात जो क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थ क्रियाओं के मेल से बनती है। अर्थात क्रियाओं का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थ यानी कि अलग अलग अर्थ देने वाली क्रियाओं के मेल से जब कोई क्रिया बनती है तो वहाँ जो क्रिया होती है वो संयुक्त क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि मोहन ने दूध पी लिया होगा। पी लिया होगा, तो यहाँ पीना, लेना और होना 3 क्रियाएं आपको दिखाई, पी लिया होगा। अब केवल जो भाव है वो मिश्रित क्रियाओं से है, संयुक्त क्रियाओं से है। 3 प्रकार की क्रियाएं, यहाँ भिन्नार्थक जो क्रियाएं हैं वो मिल करके संयुक्त रूप में एक क्रिया का रूप ले रही हैं, इसलिए यहाँ पर दूध पी लिया होगा। तो यहाँ पीना है, लेना है और होना है, ये 3 क्रियाएं प्रयुक्त हो रही है एक साथ, तो क्रिया का संयुक्त रूप यहाँ पर आता है। विद्यार्थियों, आगे चलते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में होता है कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द, 3 शब्द आपको याद रखने, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये शब्द जब किस धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, यानी कि इनको धातु के रूप में गिना जाता है और धातु के जो कार्य धातु करती है उसी कार्य को जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण करते हैं, अर्थात कहने का पूर्णतः ये तात्पर्य है कि जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण धातु के रूप में जब कार्य करते हैं, धातु के रूप में जब प्रयुक्त होते हैं, तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण करते हैं तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा शब्दों से किस प्रकार से नाम धातु क्रिया बनती है, क्योंकि हमने बताया आपको कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होंगे तब नाम धातु क्रिया बनेगी। तो संज्ञा से किस प्रकार से बनता है, जैसे संज्ञा शब्द है झूठ, भाववाचक संज्ञा है, और इससे नाम धातु क्रिया बनेगी झुठलाना। इसी प्रकार से लाज, लाज जो संज्ञा शब्द है उससे बनेगा लजाना। ये जो निर्मित जो क्रियाएं हैं जो कि उनसे बनी जा रही हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से, जैसे कि हम हाथ, हथियाना, शर्म, शर्माना, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने जब धातु की तरह ये तीनों चीजें प्रयुक्त होती हैं तो वहाँ नाम धातु क्रिया निष्पन्न होती है, दिखाई देती है। दूसरा, यहाँ पर संज्ञा शब्दों से बनाए, अब सर्वनाम शब्दों से देखते हैं। जैसे अपना है, अपना निजवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम से जो बनने वाली जो क्रिया होगी वो नाम धातु क्रिया होगी, क्योंकि सर्वनाम से बन रही है। ऊपर हमने भेद पढ़े संज्ञा से किस प्रकार से बन रही हैं, तो नाम धातु क्रिया या सर्वनाम से अपना से क्या बनेगा, अपनापन बनेगा। इसी प्रकार से विशेषण से किस प्रकार से नाम धातु क्रिया बनती है, जैसे सूखा है, सुखाना, नरम, नरमाना, साठ, सठियाना, गरम, गरमाना। साठ जो है संख्यावाची विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से नाम धातु क्रियाएं बनती हैं जो धातु के रूप में प्रयुक्त होते हैं तीनों। तो साठ जो है संख्यावाचक विशेषण है, तो इससे जो नाम धातु क्रिया बनेगी विद्यार्थी वो सठियाना है, गरम, गरमाना। तो विद्यार्थियों, यहाँ इस प्रकार से एक भेद इसके अंतर्गत और आता है। जब हमने कहा था नाम धातु क्रिया के शुरू में कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जब धातु के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो इसके साथ साथ एक और देखता है
अनुकरणवाची शब्द भी इसमें आ जाते हैं, यानी कि अनुकरण के अनुसार, यानी कि कोई शब्द डबल इस प्रकार से आवाज के रूप में आता है। जैसे है खट खट, शब्द खट है, दो बार आया है लगातार, तो खट खट यानी कि अनुकरण हो रहा है शब्दों का। तो इससे जो नाम धातु क्रिया बनेगी विद्यार्थियों, खटखटाना, थप थप थपथपाना, भिन 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 भिनाना, टिम टिम टिमटिमाना। तो ये विद्यार्थियों नाम धातु क्रिया की स्थितियां बनती हैं। तीसरे नंबर पर विद्यार्थियों आती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें क्या होता है विद्यार्थियों कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है और अपनी प्रेरणा से किसी अन्य से वो कार्य करवाता है। प्रेरणा दे करके कोई कार्य करवाना, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है और प्रेरणा से वह जो कार्य है वो किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब करवाया जाता है कर्ता के द्वारा, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। सरपंच ने स्वयं तालाब नहीं बनाया है और वो उसकी प्रेरणा से गांव वालों ने और ये तालाब बनाया है, मजदूरों ने तालाब बनाया है, तो सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हुई। रमेश अपना पत्र डाकिया से पढ़वाता है, तो यहाँ पढ़ने का जो कार्य है वो रमेश के द्वारा नहीं किया जाकर और किसी के द्वारा, दूसरे के द्वारा प्रेरणा से वो कार्य करवाया जा रहा है, उस पत्र को पढ़वाया जा रहा है। इसलिए कर्ता द्वारा जब स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे से प्रेरणा के द्वारा कार्य करवा जाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। विद्यार्थियों अगली जो क्रिया है बड़ी ही महत्वपूर्ण है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का विद्यार्थियों तात्पर्य होता है कि पहले जो क्रिया हो चुकी है। देखते हैं इसको, जब क्रिया एक क्रिया के समाप्त होने के बाद, एक क्रिया समाप्त हो गई उसके बाद में दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है। एक क्रिया हुई है उसके बाद में वो जो समाप्त हो गई है, वो कोई कार्य समाप्त हो गया, उसके बाद में डायरेक्ट दूसरी क्रिया जब आ जाती है तो वहाँ अब यहाँ होता क्या है कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई और दो क्रियाएं जब प्रयुक्त होती हैं तो उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई है। भाई दो क्रियाएं एक साथ हैं तो, और उदाहरण ऐसा आता है कि एक क्रिया पहले संपन्न हो गई है और एक क्रिया तो जो क्रिया पहले संपन्न हुई है उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऐसे मूल धातु में कर लगाने से समान क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दे दिया जाता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया। जो पहले करने का जो कार्य है उसके द्वारा वो क्या हुआ है, पढ़ा है, पहले पढ़ने का कार्य किया है, उसमें सोया है। पढ़कर, कर शब्द आता है प्रत्यय के रूप में, तो पढ़कर सोया है, पहले जो कार्य हुआ है वो पूर्वकालिक क्रिया आती है। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप विद्यार्थियों तत्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है, तो इसमें धातु प्लस ते लगता है, उससे क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण देंगे, इसी का एक रूप देखिए, पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी होता है। पुलिस के आते ही चोर भाग गया, तो आते ही ते ही शब्द आप देखें तो वहाँ पर आप तात्कालिक क्रिया को लेंगे। तो ये थी विद्यार्थियों पूर्वकालिक क्रिया। अब जो अंतिम क्रिया के रूप में आती है वो है आज्ञार्थक क्रिया। क्रिया का प्रयोग जब आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है। जब किसी क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना के लिए किया जाता है तो उसे आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे तुम सब घर चले जाओ, यानी कि उनको अनुमति दे दी गई है घर जाने की। ऐसा लग रहा है कि आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना का भाव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आज्ञार्थक क्रिया है। जरा चुप बैठो, यहाँ आदेश दिया गया है, आज्ञा दी गई है, तो यहाँ आज्ञार्थक क्रिया है। जरा आप खाना बनाइए, आप खाना बनाइए, यहाँ आज्ञा भी है, अनुमति है। तो इस प्रकार से आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना का जो भाव दिखाई देता है वो आज्ञार्थक क्रिया को लेकर के चलता है। विद्यार्थियों हिंदी की एक विशेषता है कि जो शीर्षक होता है उसी में उसके भाव छिपे हुए होते हैं। और जैसे कि आज्ञा है, आज्ञार्थक क्रिया है तो आज्ञा का भाव होगा, पूर्वकालिक यानी कि पहले जो क्रिया हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप शीर्षकों के जो शाब्दिक अर्थ होते हैं उनके आधार पर क्रियाओं को पहचानने का कार्य करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक का जो अंतिम रूप है वो वाच्य के रूप में आता है। और वाक्य में जब कर्ता, क्रिया और वाक्य में जो कोई भी क्रिया होती है वो कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। या तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, या कर्म के अनुसार, या भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। इस दशा में जो क्रिया का संबंध है वह कभी कर्ता से होता है, कभी कर्म से होता है, कभी भाव से संबंध होता है। तो जो संबंध जिसके साथ होता है उसी प्रकार से उसको नाम दे करके और वाच्य निर्माण कर दिए जाते हैं।
तो वाच्य के 3 भेद यहाँ पर मिलते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के भेद होते हैं। अब वाच्य क्या है विद्यार्थियों, क्रिया से जुड़ी हुई वस्तु है, जुड़ी हुई जो प्रकरण है उसके अनुसार ये चीज़ें भी आपकी क्रिया वाले सिलेबस में उस प्रकरण के साथ में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए आपको इनका भी ध्यान रखना है। तो क्रिया में वाच्य होते हैं 3 होते हैं, कर्तृवाच्य जो कर्ता से संबंधित होते हैं, कर्मवाच्य जो कर्म से संबंधित होते हैं और भाववाच्य जो भाव से संबंधित होते हैं। तो देखते हैं विद्यार्थियों, ये अंतिम टॉपिक के रूप में ये पंक्तियां हैं। कर्तृवाच्य जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार आएगी, और लिंग व वचन भी कर्ता के अनुसार आते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो कर्ता है वो किसके अनुसार आया है, क्रिया कर्ता के अनुसार ही यहाँ पर आई है। तो यहाँ आगे देखते हैं इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कर्तृवाच्य विद्यार्थियों आपको, कि सकर्मक व अकर्मक दोनों में ये प्रयुक्त होता है। ये जो कर्तृवाच्य है वो सकर्मक क्रिया में भी हो सकता है और अकर्मक क्रिया में भी हो सकता है। यहाँ विद्यार्थियों ध्यान ये रखना है कि जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा आता है कर्मवाच्य, जिसमें नाम से स्पष्ट है, जिसमें कि कर्म की प्रधानता रहती है, लेकिन ध्यान नहीं रखना है कि ये जो कर्मवाच्य है वो केवल सकर्मक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से पता लगे कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है। जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती, पहले तो था मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कर्तृवाच्य है, और कर्म में आ गया आपके मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ तीसरा रूप आता है विद्यार्थियों भाववाच्य, इसमें भाव की प्रधानता रहती है और केवल भाववाच्य जो होता है अकर्मक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। ऐसे प्रश्न आते हैं भाववाच्य में पढ़ेंगे, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसमें आती है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य के अंतर्गत ये आती है। तो जो वाच्य से संबंधित जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से बन सकता है विद्यार्थियों कि आपको आएगा कि कर्तृवाच्य प्रयुक्त होता है, तो आपको लिखना है सकर्मक और अकर्मक दोनों में। कर्तृवाच्य प्रयुक्त होता है सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं दोनों में। अब केवल जो कर्मवाच्य होता है वो केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है प्रयुक्त, और जो भाववाच्य होता है वो केवल अकर्मक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ जो पहला रूप है कर्तृवाच्य वो तो दोनों में प्रयुक्त होता है, सकर्मक और अकर्मक में, और जो कर्मवाच्य है वो केवल सकर्मक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है, और जो भाववाच्य होता है वह केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह है आपका विकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया को आपने पढ़ा। आपको कैसा लगा? आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आगे से आगे शेयर करते रहें, जिससे कि विद्यार्थियों को इसका जो फायदा है हिंदी के विद्यार्थियों को विशेष रूप से होता रहे, और आप इसे अच्छी तरह से मनन करें, ताकि आगे जो आपको छोटी मोटी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो सामान्य व्यावहारिक रूप से जो प्रश्न आते हैं क्रिया से संबंधित, उनमें भी मेरा विश्वास है आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।